तीसरा चैप्टर विद्युत सेल। तो विद्युत सेल से पहले की चीजें सारी की सारी पढ़ ली, कवर की हुई है। आज विद्युत सेल शुरू करना है। विद्युत सेल और विद्युत सेल से रिलेटेड एक और टॉपिक विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर। तत्पश्चात हमें इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है विद्युत सेल। देखिए विद्युत सेल होता क्या है। सबसे पहली बात तो जो हमारा टॉपिक है क्या है, विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है उसका सबसे पहला काम होता क्या है। विद्युत सेल का काम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहले तो जो सेल है, विद्युत सेल जिसे हम कहते किसे हैं, ऐसा कोई उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत सेल होता है उस विद्युत सेल में मुख्य रूप से तीन चीजें हमें समझनी है। एक तो विद्युत वाहक बल होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है और एक टर्मिनल विभवांतर होता है। इन तीनों चीजों को हमें देखना है। देखिए पहले हम बनाउट कर लेते हैं कि विद्युत सेल जो है हमारा होता किस तरीके का है। इसको ले ले मैं, क्या बन जाएगा। ऐसी एक व्यवस्था होती है दिख रहा है क्या साहब? कि बड़ा होगा नहीं, चलो एक मिनट दूसरा ले लेते हैं। ये कलर ठीक दिख जाएगा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में हम डाल रखे होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड। क्या डाले हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड डाले हुए होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम यहां से, ये जैसे एक इलेक्ट्रोड है और दूसरा ये बड़ा इलेक्ट्रोड। इसको थोड़ा पतला बना देते हैं एक इलेक्ट्रोड को। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। इसका कलर चेंज करते हैं, ये ग्रीन कलर का कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड है हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। ये होता है एनोड, धनात्मक टर्मिनल होता है। कैसा टर्मिनल होता है, धनात्मक। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ऋणात्मक टर्मिनल होता है। कैसा टर्मिनल होता है, ऋणात्मक। और ये जो हमने यहां पर उपकरण लिया है, जो यंत्र लिया है, इसके अंदर भरा हुआ होता है विद्युत अपघट्य। क्या भरा हुआ होता है, तो यहां पर इसके अंदर भरा हुआ होगा विद्युत अपघट्य। अब देखिए पूरी प्रोसेस को हम यही जान लेते हैं कि ये जो सेल है, इस सेल के बाहर यहां पर इस जगह हम जोड़ के रखते हैं एक प्रतिरोध। क्या जोड़ के रखते हैं, प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को हम नाम दे देते हैं आर। क्या नाम दे देते हैं, आर। तो ये ऐसी हमारे पास एक व्यवस्था होती है सेल की। इस सेलों के संयोजन में ये जो हमारे पास यहाँ पर ये उपकरण जो हमने लिया है, जिसको आप बाल्टी या कुछ नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, विद्युत अपघट्य भर रखा है। क्या भर रखा है, विद्युत अपघट्य भर रखा है। और इस विद्युत अपघट्य में डुबाई हुई है दो छड़ें। क्या सब डुबा रखी है, दो छड़ें। और इन दोनों छड़ों को कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। एक जो छड़ है वो धनावेशित छड़ होती है, एनोड के नाम से जानी जाती है। दूसरी छड़ ऋणावेशित होती है, कैथोड के नाम से जानी जाती है।
विद्युत अपघट्य के अंदर जितने भी जो भी हमने यहाँ पर पदार्थ पढ़ रखा है वो आयनों में विघटित होता है। किस में विघटित होता है? और आयनों में विघटित होने के पश्चात जो ऋणावेश या ऋणायन होते हैं वो तो धन टर्मिनल की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि जो धन आयन होते हैं वो ऋण टर्मिनल की ओर अग्रसर होते हैं। तो जैसे ही ऋण टर्मिनल धन की ओर और धन टर्मिनल ऋण की ओर अग्रसर होंगे तो इस परिपथ में धारा स्थापित हो जाती है। क्या स्थापित हो जाती है? धारा। यानी इस पूरे के पूरे ये एक परिपथ बन गया, इस परिपथ में क्या चलने लगती है? धारा चलने लगती है। अब देखो ये तो विद्युत सेल का काम है कि यहां पर जो भी हमने रसायन भरा है उस रसायन को ये कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। ये तो काम हो गया उसका, विद्युत सेल का। और ये जो सेल है, इस सेल में हमने दो छड़ें ली, दोनों छड़ों को हमने नामकरण कर दिया, क्या क्या नाम होता है। और हमने यहाँ पर बाहर से किसको जोड़ दिया? एक प्रतिरोध को जोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं? बाह्य प्रतिरोध। तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। तो ये तो होती है सेल की कुल बनावट। क्या होती है? बनावट। तो सेल की बनावट लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप देख लोगे। भाई एक व्यवस्था लेते हैं, इस व्यवस्था के अंदर दो छड़ें पानी में डुबोई होती है और ये जो छड़ें डुबो रखी है हमने, इन छड़ों को एक धनावेशी छड़ होती है जिसे एनोड कहते हैं, दूसरी ऋणावेशी छड़ होती है जिसे कैथोड कहते हैं, और बाहर की तरफ हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ रखा है। अब होता क्या है कि अगर हम एक कोई आवेश लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई एक आवेश, उस आवेश को इस अगर पूरे परिपथ में हम एक चक्रण करवाते हैं, कितने चक्रण करवाते हैं? एक चक्रण करवाते हैं, तो इस पूरे परिपथ में किसी एक एकांक धनावेश द्वारा चक्रण करने पर जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है? कार्य, उससे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो इसको हम परिभाषित अगर कह रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई कौन सा पहला जो पॉइंट इसमें हमारे आ रहा है वो क्या है? विद्युत वाहक बल। चलिए विद्युत वाहक बल से पहले हम इन सेलों के पार्ट देख लेते हैं। भाई जो सेल है, विद्युत सेल, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विद्युत सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल। किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेलों के बारे में ज्यादा परिभाषा कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सीधी सी परिभाषा है कि ऐसे सेल जिन्हें हम यूज एंड थ्रो के रूप में काम में लेते हैं। जैसे हमने उसका उपयोग किया, उपयोग करने के पश्चात वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, निरावेशित हो जाएंगे, तो हमें उन्हें फेंकना ही होगा, वापस हम उन्हें आवेशित नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेलों को हम किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक सेल्स। तो इनकी परिभाषा अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे सेल जिन्हें निरावेशन, निरावेशन को आप इंग्लिश में अच्छे से जानते होंगे, डिस्चार्ज, जिन्हें निरावेशन के पश्चात आवेशित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आवेशित नहीं किया जा सकता। इन सभी सेलों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहला सेल शुष्क सेल। कौन सा सेल? शुष्क सेल। या लेक्लांसी सेल। कौन सा सेल? लेक्लांसी। देखिए ये सारे के सारे जो सेल है वो विद्युत सेल ही हैं, लेकिन विद्युत सेल में ही दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। उनमें से ये प्राथमिक में आते हैं। तीसरा सेल डेनियल सेल, और चौथा वोल्टीय सेल। तो ये चार प्रकार के सेल हैं जिन्हें हमने यहां लिखा है। ये सारे के सारे प्राथमिक सेल होते हैं। एक बार काम में लिए जाने के बाद में इसको क्या करना पड़ता है? फेंकना ही पड़ता है, वापस इनको चार्ज नहीं कर सकते। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें चार्ज वापस नहीं किया जा सकता। दूसरा टाइप जो है सेलों का वो हमने पढ़ा था द्वितीयक सेल। कौन से सेल? द्वितीयक सेल। अब देखिए ये जस्ट प्राथमिक सेलों का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, जैसे ये सेल देख रहे हो आप,
ये जो यहाँ हम बाइक में काम में लेते हैं ये सेल है, इन्हें चार्ज किया जा रहा है, ये जैसे डिस्चार्ज होंगे फिर चार्ज कर लेंगे। तो इन सेलों को कहते हैं भाई ये सेल कैसे हैं, द्वितीयक सेल है। कैसे सेल है, द्वितीयक। हालांकि दिखने में, बाहर से दिखने में दोनों सेम से ही दिखते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। वो पेंसिल सेल की तरह ये पेंसिल सेल आते हैं, अलग अलग टाइप के सेल आते हैं, बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी जो क्रियाविधि होती है वो दोनों की अलग अलग होती है, प्राथमिक और द्वितीयक की। बनावट तो अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो इन्हें हम लिख देंगे भाई ऐसे सेल जिनको क्या कर सकते हैं, बार बार आवेशन किया जा सकता है, आवेशन किया जा सकता है। आप मेरे साथ साथ लिख के भी याद कर सकते हो, जिन्हें बार बार आवेशन किया जा सकता है। आप आराम से बैठे बैठे देख रहे हो, देखने से याद नहीं होंगे, लिखना पड़ेगा बार बार। जिन्हें क्या कर सकते हैं, बार बार आवेशन किया जा सकता है। ये कैसे सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। एग्जाम्पल क्या, सीसा संचायक सेल। कैसा सेल, सीसा संचायक सेल। क्यों रुद्रेश, कुछ बातें मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें ही कह रहा हूँ, सारी कैमरे में नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें भी कह रहा हूँ कुछ बात। तो ऐसे मत समझना कि कुछ कह रहा हूँ तो कैमरे के लिए ही बोल रहा हूँ, साथ के साथ लिखना भी है। जैसे पढ़ रहे हैं वैसे के वैसे रिवीजन भी हो रहा है। तो द्वितीयक सेल का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो जाएगा, सीसा संचायक सेल। और अगर प्राथमिक सेलों को पूछे तो शुष्क सेल है, लेक्लांसी सेल है, डेनियल और वोल्टी सेल है। प्राथमिक सेलों को हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, डिस्चार्ज तो फेंकना पड़ेगा, जबकि द्वितीयक सेलों को हम बार बार आवेशित कर सकते हैं। तो ये होते हैं सेलों के प्रकार। अब विद्युत वाहक बल की तरफ चलें, आगे ले लेता हूं इसको। देखिए इसका जो पहला पार्ट है जिसको हम लेके चल रहे हैं भाई, पहला पार्ट क्या है, विद्युत वाहक बल। पहली बात तो ये कि ये जो विद्युत वाहक बल नाम लिखा गया है ये कोई बल नहीं है। क्या नहीं है, बल नहीं है, यह बल नहीं है, क्या है, हैं, कार्य है। जबकि ये एक तरह का विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। कौन सा विभवांतर, बल नहीं है, क्या है, विभवांतर ही है। कौन सा विभवांतर, अभी देखिए हमने सेल के बारे में पढ़ा था। तो ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, अगर हम किसी एक आवेश को लेते हैं, किसी एक धनावेश को लेते हैं, और उस धनावेश को मान लो मैंने यहां से उठाया और मैंने इधर से गति करवाते हुए वापस इधर से इस टर्मिनल पर भी ले आता हूं, तो इसके अंदर क्योंकि धारा बह रही है, और धारा बह रही है, तो जब मैं आवेश को लेके जाऊंगा तो मुझे यहां पर विरोध अनुभव होगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। और विरोध के विरुद्ध अगर मैं जाऊंगा तो मेरे द्वारा यहां कोई ना कोई क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, और उस कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो परिभाषित करते टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को विद्युत सेल में एक चक्रण पूर्ण करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। किससे दर्शाते हैं, इसे ई से लिखते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई, माना एकांक धनावेश, एकांक धनावेश Q को, एकांक धनावेश Q को जब मैं पूरे सेल में, पूरे परिपथ में घुमाता हूं तो मेरे द्वारा क्या, कितना कार्य किया जाता है। माना एकांक धनावेश को परिपथ का पूर्ण चक्रण कराने में, परिपथ का पूर्ण चक्रण करवाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W हो, कौन सा हो, W हो, तो विद्युत वाहक बल कितना होगा,
विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल जिसको हम किससे लिखते हैं, ई से, तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई बराबर, एक मिनट, तो माना एकांक धनावेश Q है और इस Q धनावेश को हम परिपथ में एक चक्रण करवाते हैं, और चक्रण जब हम करवाते हैं तो एक चक्रण में हमारे द्वारा किया गया कार्य मान लेते हैं कितना है, W है। तो हम लिख सकते हैं भाई विद्युत वाहक बल E बराबर W अपॉन में Q। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास किसका, विद्युत वाहक बल का। किसका आ जाएगा, विद्युत वाहक बल का। और यहां मैं लिख देता हूं E एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल तो बाह्य के रूप में आ जाएगा, इसको लिख देते हैं ई नेट। ई नेट, तो ये हमारे पास आ गया क्या, विद्युत वाहक बल। तो किसी भी एकांक धनावेश को सेल के संपूर्ण परिपथ में एक चक्रण पूर्ण करने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को क्या कहते हैं हम भाई, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी ये धनावेश, ये जो आवेश है वो एकांक होना चाहिए। जब आवेश का मान हम एकांक कर देंगे तो डब्लू नेट जो है वही किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। अब ये जो विद्युत वाहक बल है इसकी विमा और मात्रक लिख सकते हैं कि हम यहां से क्या लिखोगे, इसको छोटा कर दे, मैं इसको तो पूरा करें यहीं पे, क्या लिखोगे बताओ देंगे भाई, ई का मात्रक बताओ क्या लिखोगे, W अपॉन में Q का मात्रक। तो W और Q का मात्रक हमें पता होना चाहिए, W अपॉन में Q का मात्रक। बताइए W का क्या होता है, जूल। कार्य, और कार्य के बराबर किसका होता है मात्रक, ऊर्जा का। संचित ऊर्जा का मात्रक भी तो वही होता है, क्योंकि जब हम काम करेंगे आवेश पर तो जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वही तो निकाय के अंदर संचित हो जाता है। ये जो हमने प्रथम चैप्टर में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, और वहां ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। तो इन्हें जोड़ते रहें। आवेश जो है कुलाम, और जूल प्रति कुलाम जो है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा विद्युत वाहक बल है E, तो E का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि जब ये एक तरीके का विभवांतर ही है, बल है ही नहीं, तो विभवांतर का तो मात्रक वैसे भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो इसका मात्रक वैसे भी क्या होना है, वोल्ट ही। साथ ही आपको विमा भी पता होनी चाहिए। तो E की विमा कौन बताएगा, हाँ भाई गुजर बता, E की विमा क्या होती है, W अपॉन में Q की विमा। W की विमा क्या हो जाएगी, M1L2T माइनस 2, और Q है आवेश कुलाम, इसकी विमा क्या होती है, A1T1। इनको सोल्व कर दो तो हमारे पास आ जाएगी भाई M1L2T माइनस 3 और A माइनस 1। ये हमारे पास जो विमा है किसकी आ गई, विद्युत वाहक बल की विमा आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, तू तो अब सही कर रहा है, कॉपी में गलत लिख रखी है क्या, तो कहाँ काट रहा है, बढ़ा रहा है, लिखी हुई नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पास क्या होगी, विद्युत वाहक बल की विमा। अब देखिए विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। जो सेल हमने पढ़े हैं, कुछ सेलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने जो सेल पढ़े थे उन सेलों का जो विभवांतर होता कितना, या यूं कहे कि विद्युत वाहक बल कितना होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है। जैसे एक सेल के बारे में पढ़ा था हमने, कौन सा, शुष्क सेल। तो ये जो शुष्क सेल है नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। उसके अलावा लेक्लांसी सेल, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो भी कितना होता है। उसके अलावा डेनियल सेल, इसका विद्युत वाहक बल भी कितना होता है,
1.08 वोल्ट। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा था एक प्राथमिक सेल और कौन सा, वोल्टीय सेल, और इसका भी जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, 1.08 वोल्ट। तो ये है कुछ प्राथमिक सेल जिनके विद्युत वाहक बलों का मान। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब हमें देखना है भाई ये जो टर्मिनल विभवांतर है, ये जो शब्दावली हमने बार बार काम में लेनी है, तो ये टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। दूसरी बात है टर्मिनल विभवांतर या वोल्टता के नाम से जानते हैं। क्या होती है, अरे क्या होती है, ये देखो सेल है। टर्मिनल विभवांतर होता है किसी आवेश को सेल के बाह्य रूप में या बाहर की तरफ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गति करवाने में किया गया कार्य क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता होती है। ये हमारा सेल है, सेल को हमने, सेल पर यहां से हमने किसी आवेश को पकड़ा और गति करवा के यहां भेज दिया, या यहां से पकड़ के गति करवा के यहां भेज दिया। तो सेल के बाह्य परिपथ में अगर हम किसी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गति करवाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। सेल के बाह्य भाग पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता को हम V से लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई जो कार्य किया जाएगा वो केवल सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में किया गया। तो कुल मिला के मैं V बराबर लिख सकता हूं W एक्सटर्नल मतलब केवल बाह्य परिपथ पर, अपोन में क्या आ जाएगा, Q। ये हमारे पास कोई आवेश था, तो इस Q आवेश को परिपथ के बाहर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। ले आ तो पी लेते हैं। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट है हमारा वो क्या है, आवेशन और निरावेशन की स्थिति साथ में देख लेंगे लास्ट में। अभी देखो तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। फटाफट देखो देखें इनको। हाँ भाई, अगला जो पार्ट है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जो हमने सेल पढ़ा था, इधर आ जाओ पहले सेल पे। ये हमारा सेल है। इस सेल में हमने पढ़ा था कि भाई ये जो विद्युत अपघट्य हैं, यहां पर जो पदार्थ होता है वो आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो आयन है वो ऋणावेशित या ऋण आयन धनावेशित प्लेट की तरफ और धन आयन ऋणावेशित प्लेट की ओर अग्रसर होते हैं। जब ये जाएंगे तो इनके मध्य में उन्हें विरोध महसूस करना पड़ेगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो विरोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, सेल के आंतरिक भाग में, सेल के आंतरिक भाग में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधाएं क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। देखो यहां से आपको पता चल गया होगा कि भाई ये जो प्रतिरोध नाम है इसका मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं
हाँ, तो आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पता चल गया। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब यही है कि व्यवधान उत्पन्न करना। प्रतिरोध का मतलब ही क्या है? व्यवधान उत्पन्न करना। और जब हम सेल के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के अंदर जो धारा प्रवाह के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो, इसको हम आर से दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? आर से। और ये लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? लंबाई के। और आंतरिक प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कौन सा तो क्षेत्रफल है और कौन लंबाई है, वापस आओ मैं डायग्राम में समझाता हूं आपको। देखो, सेल जितना ज्यादा फैलाव रखेगा उतनी ही इन दोनों टर्मिनलों के मध्य लंबाई बढ़ती जाएगी। क्या होगा? लंबाई बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, यानी ये दोनों जो टर्मिनल है धनावेशित और ऋणावेशित, इनके बीच की जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बाधाएं ज्यादा आएगी, बाधाएं बढ़ेगी। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो कैसा होता है? समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रम अनुपाती। ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्षेत्रफल है, ये है जितनी हमने इस इलेक्ट्रोडों को, कैथोड और एनोड को, इस विद्युत अपघट्य रसायन के अंदर डुबो रखा है। अब देखिए, मैंने मान लो इतना सा डुबो रखा है, तो ये जो आयन है इतनी सी जगह से ही निकलेंगे और इतनी जगह में वापस चले जाएंगे। अगर मैंने इनके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, यानी ज्यादा लंबाई के साथ इनको डुबो दिया, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जो आयन है वो आयनों के लिए जगह भी बढ़ जाएगी, और आयनों के लिए जगह बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहाँ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आयनों के लिए क्या हो जाएगी? स्पेस बढ़ जाएगी। मान लो मैंने यहाँ तक भर दिया विद्युत अपघट्य, तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया। अब इसका मतलब यहां से आयन आराम से इसकी तरफ ट्रांसफर होते रहेंगे। तो क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी हमने, लंबाई बढ़ा दी, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कम नहीं हो गया। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने पर तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से लिख सकते हैं कि भाई आर समानुपाती है एल अपॉन में ए, और समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहां हम एक कांस्टेंट डाल सकते हैं के, और ये जो के है वो है समानुपातिक स्थिरांक। के क्या है? समानुपातिक स्थिरांक। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। ये तीन परिभाषाएं जो मुख्य रूप से हमें आनी चाहिए। जब भी हम विद्युत सेल की बात करें तो हमें पता होना चाहिए विद्युत सेल का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरी बात, दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को हम बार बार काम में नहीं ले सकते हैं, एक बार ही काम ले सकते हैं, जबकि द्वितीयक को हम बार बार काम में ले सकते हैं। और तीसरा, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। प्राथमिक के कौन से होते हैं? शुष्क, लेक्लांसी, डेनियल और वोल्टिए। जबकि द्वितीय के कौन सा होता है? सीसा संचायक सेल। फिर अगर हम बात करें इसके पार्ट की अलग अलग की, तो सेल का जो पूरा परिपथ है वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है किसी आवेश को अगर हम पूरा चक्रण करवाते तो। अगर हम सिर्फ बाह्य परिपथ की बात करें तो वहां अगर किसी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाते हैं तो केवल टर्मिनल विभवांतर निकलेगा। और अगर धारा के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है सेल के अंदर तो उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये तीनों परिभाषाएं हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, आवेशन और निरावेशन की स्थिति। आवेशन और निरावेशन की स्थिति में सीधा सा ये ध्यान रखें भाई, जो आवेशन की स्थिति है उसमें क्या होता है? आवेशन की स्थिति में जो धारा है आपकी वो धन टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की ओर बहती है? ऋण टर्मिनल की ओर। धारा जो है वो आवेशन की स्थिति में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है। जबकि निरावेशन की स्थिति मतलब आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेल को क्या करने हैं? डिस्चार्ज। तो निरावेशन की स्थिति में धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहेगी। ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहती है, उसे हम निरावेशन की स्थिति कहते हैं। और अगर हमने दो सेलों का कुछ इस तरीके से कनेक्शन करवा दिया है, ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर अगर मान लो ये E1 है और ये E2 है और स्थितियां कुछ ऐसी है कि E1 ग्रेटर देन E2 है, यानी E का विद्युत वाहक बल ज्यादा है E2 से,
तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर जो नेट विद्युत वाहक बल होगा E, वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ये नेट विद्युत वाहक बल है। या हो सकता है कि ये कनेक्शन जो आपका है वो इस तरीके से भी हो सकता है, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां भी डिपेंड करेगा कि भाई कौन सी सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, तो वो दूसरे सेल का निरस्त करेगा और जितना उसका ज्यादा होगा उससे धारा प्रवाहित हो जाएगी। यहां मान लो प्लस से धारा निकलनी है तो प्लस से इधर निकलेगी, इस प्लस से भी इधर निकलेगी, दोनों मिलेगी। अब E1 ज्यादा है, E1 ज्यादा है तो क्या होगा, E2 को लोपेगा और वापस धारा को इधर ही प्रवाहित कर देगा। ठीक है, वैसे ही यहां हो जाएगा, इससे धारा निकलेगी इस दिशा में और इससे धारा निकलेगी इस दिशा में। अगर मान लो ये E1 है और ये E2 है, हम कह देते हैं भाई E1 विद्युत वाहक बल जो है वो E2 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये एक दूसरे से निरस्त होंगे और जिसकी ज्यादा है उसकी उससे ही आगे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसका भी जो नेट विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। क्लियर हो गई बात। ये इतना ही आवेशन की प्रक्रिया होती है। अब हमें एक विशेष बात जो जाननी है वो ये है कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी काम का है। एक तो विद्युत वाहक बल, ये V वा बल जो लिख रहा हूं क्या है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम E से लिखते हैं। एक हमने पढ़ी टर्मिनल वोल्टता, क्या पढ़ी, टर्मिनल वोल्टता, जिसको हमने V से लिखा। और एक हमने पढ़ा आंतरिक प्रतिरोध, क्या पढ़ा, आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल r से। हमें इन तीनों में संबंध स्थापित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1-1.5 नंबर का पूछना है तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए इनमें हम संबंध स्थापित कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं, आप सेल पे आ जाओ वापस एक बार, अगर मैं ये कहूं कि भाई इस सेल का जो पूरा विभवांतर है, जिसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, एक आवेश को यहां से घुमा के वापस इसी टर्मिनल पर ले आऊं, तो ये पूरा का पूरा मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है, उस कार्य को हम किस नाम से जानते हैं, विद्युत वाहक बल के नाम से। तो अगर मैं आपसे यहां कहूं कि भाई ये विद्युत वाहक बल जो है वो विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो मैं ये कह सकता हूं विद्युत वाहक बल E वो बराबर हो जाएगा, बाहर वाला इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक घुमाऊं तो क्या था, टर्मिनल वोल्ट था, प्लस में इस टर्मिनल से यहां तक घुमाऊं किसी आवेश को, तो उसको कहेंगे आंतरिक विभवांतर। क्या कहेंगे, आंतरिक विभवांतर। मान लो मैं कुछ समय के लिए उसको स्मॉल v से लिख देता हूं, ये स्मॉल c में क्या दर्शा रहा हूं, यहां पर आंतरिक विभवांतर। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि भाई जो विद्युत वाहक बल है, कौन सा बल है, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल में हम इस टर्मिनल से किसी आवेश को इस टर्मिनल तक वापस लेके आते हैं, तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। और मैं ये कह सकता हूं क्या, विद्युत वाहक बल जो है वो बराबर होना चाहिए टर्मिनल वोल्टता, जो इस सेल के बाहर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, जिसको हम किससे लिखते हैं, V से। और सेल के अंदर किसी आवेश को घुमाने में किया गया कार्य जो है उसको हम लिख देते हैं किससे, स्मॉल v से। तो ये तो कैपिटल V जो बाह्य टर्मिनल वोल्ट था जिसको कहते हैं, और स्मॉल v में लिख देता हूं सेल के अंदर घुमाने में। तो बताओ मुझे कि भाई सेल के बाहर घुमाने में उत्पन्न विभवांतर और सेल के अंदर किसी आवेश को घुमाने में उत्पन्न विभवांतर, दोनों का अगर मैं योग कर दूं तो क्या वो पूरे सेल में एक चक्रण में उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। समझ आ गई बात। बस यही प्रूव करना है हमें, इसी चीज को समझना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई जो विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा आपका E बराबर V टर्मिनल वोल्ट था। V क्या है, टर्मिनल वोल्ट था। चलो पूरे ही लिख देते हैं। यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं विद्युत वाहक बल, जिसको मैं कहता हूं E, वो बराबर हो जाएगा किसके, टर्मिनल वोल्टता, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल v, प्लस में आंतरिक विभवांतर। आंतरिक विभवांतर, देखिए मैं प्रतिरोध नहीं ले रहा हूं, प्रतिरोध को तो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे विभवांतर को। तो आंतरिक विभवांतर, जिसको मैं नाम दे दूं यहां पर स्मॉल v। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं भाई ओम का नियम, कौन सा नियम, ओम नियम हमें यह कहता है कि v बराबर होता है IR। किसके बराबर होता है, I और R के। अगर हम ये कह दें कि सेल के अंदर प्रवाहित धारा R
आई है, प्रवाहित धारा कितनी है, आई है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको हमने क्या ले रखा है, आर, तो क्या मैं इस आंतरिक विभवांतर का मान निकाल सकता हूं? देखिए आंतरिक विभवांतर V बराबर हो जाएगा प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा, और सेल के आंतरिक भाग का प्रतिरोध जिसको हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल r, तो वो हो जाएगा स्मॉल r। पुट कर दे मैं इसमें, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर टर्मिनल विभवांतर या वोल्टता प्लस में आई आर। ये हमारे पास संबंध आ गया किसमें, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध में। ये जो हमें संबंध निकला है वो संबंध किसका किसका है, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध। कोई दिक्कत है इसमें? अगर हमें यहां पर निरावेशन की स्थिति पूछे, कौन सी स्थिति, निरावेशन की स्थिति, तो निरावेशन की स्थिति में हम यहां लिख सकते हैं भाई V बराबर E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टता बराबर कुल विद्युत वाहक बल माइनस I इंटू आर, आंतरिक प्रतिरोध गुणा I, और आंतरिक प्रतिरोध गुणा I क्या होता है, आंतरिक विभवांतर। तो ये तो जो स्थिति है वो हमने पढ़ी है किसके लिए, निरावेशन के लिए। और अगर स्थिति पूछी जाए आपसे आवेशन के लिए, किसके लिए, आवेशन के लिए, अगर आवेशन की स्थिति होगी तो जो टर्मिनल विभवांतर है वो हो जाएगा E प्लस आई आर। क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। क्या कभी टर्मिनल विभवांतर, क्या कभी टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो सकता है क्या, क्या कभी टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो सकता है क्या, बताओ देखें। नहीं हो सकता, हो सकता है अगर परिपथ में, किसमें, परिपथ में धारा प्रवाह ना हो, धारा प्रवाह ना हो, परिपथ में धारा ही प्रवाहित ना करें। और अगर परिपथ में धारा ही प्रवाहित ना करें इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब परिपथ में धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, परिपथ को हमने खुला छोड़ दिया है, परिपथ को क्या कर दिया है, खुला छोड़ दिया है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो I बराबर क्या हो गया, 0। अब इस संबंध को उठाओ वापस, विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल वोल्टता प्लस I गुणा R, और यहां हमने पढ़ा है कि भाई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब I बराबर कितना है, 0। तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। और जब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या, E बराबर क्या है, यानी विद्युत वाहक बल बराबर है किसके, टर्मिनल विभवांतर के। V क्या था यहां पर, टर्मिनल विभवांतर। तो अगर परिपथ को खुला छोड़ दे, परिपथ में धारा ही प्रवाहित ना करें, तो विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा किसके, टर्मिनल विभवांतर के लिए। तो ये बात थी आप विद्युत सेल की, जिसमें हमने पढ़ा यहाँ पर विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता, और इन तीनों में संबंध। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल इनके संयोजन के साथ फिर मिलेंगे।